नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और चारधाम यात्रा को लेकर एसओपी जारी हो गई है। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तराखंड के निवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। देवस्थानम बोर्ड के वेबसाइट से जारी होगा यात्रा ई पास। मंदिर में दर्शन के लिए जरूरी होगा ई पास। 2 वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे श्रद्धालु। फुल वैक्सीनेटेड लोगों के लिए रिपोर्ट जरूरी नहीं। यात्रा के दौरान दिखाना होगा डबल डोज सर्टिफिकेट। बाकी यात्रियों को सबमिट करनी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। यात्रा की तारीख से 72 घंटे पहले की कोविड टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही जारी होगा पास। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल के लिए अलग नियम होंगे। वैक्सीनेटेड होने पर भी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। 72 घंटे पहले की रिपोर्ट आपको दिखानी होगी, जो कि नेगेटिव रिपोर्ट होगी। कोविड के चलते चारधाम में सीमित लोग ही दर्शन कर पाएंगे। बद्रीनाथ में रोजाना 1200 यात्री, केदारनाथ 800, गंगोत्री 600, यमुनोत्री 400 यात्री चारधाम दर्शन पर देवस्थानम बोर्ड का आदेश जारी होगा। एक बार में दर्शन के लिए 3 यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे मंदिर में। मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकेंगे यात्री। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। मूर्ति, घंटी छूने पर मनाही है। साथ ही साथ बच्चे, बीमार और बीमार बुजुर्ग नहीं यात्रा कर पाएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। भारती, जिसका इंतजार था चारधाम यात्रा का, वो आज से शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर किस तरह से एसओपी जारी की गई है और अब तक क्या रजिस्ट्रेशन हो पाया, कुछ पता चल पाया है कि आंकड़े क्या बता रहे हैं? कितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है चारधाम यात्रा के लिए? नियम शर्तों के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो गई, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। नीलू, आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर हो रहा था चार धामों में, लेकिन अब जो है वो खुशी मनाई जा रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है। गंगोत्री से भी हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, जब उत्तरकाशी में यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सजना शुरू हो गई हैं और उत्साह जो है। इसके अलावा आपने पूछा कि रजिस्ट्रेशन को लेकर, देखिए कल ही एसओपी जारी की गई है और आज जो है इसमें तेजी देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि इसमें नियम शर्तें जो है वो काफ़ी कड़ी कर दी गई हैं। और ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इन नियम शर्तों का कैसे पालन करवाया जाए। जो लोग भी चारधाम यात्रा के लिए जाएंगे उनमें सबसे पहले ये है कि वो कुंडों में स्नान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नीलू, घंटी वहां पर नहीं छू सकते हैं। तो कुछ कड़े प्रतिबंध यहाँ पर किए गए हैं और उसके बाद ही कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से ये एसओपी जारी की गई है ताकि इसका पालन यहाँ पर किया जा सके। लेकिन हाँ, फिर से वही बड़ी बात है कि ये यहाँ पर एक बात क्लियर कीजिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिनके 2 डोज लग चुके हैं कोविड वैक्सीन के, उनको तो वहां पर जाने की इजाजत होगी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन जिनके एक अगर वैक्सीन लगी है तो उनको नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो क्या ये नेगेटिव रिपोर्ट वो ऑनलाइन सबमिट करेंगे, फिर वहां से पास जारी होगा, या फिर जब डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद तो वहां पर इसे सम्मिलित किया जाएगा? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड जो है वो ई पास जारी करेगा और वो ई पास जब तभी मिलेगा जब आप उसमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे। डॉक्यूमेंट्स में जो दोनों वैक्सीनेशन की डिटेल्स हैं, उनके सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु होंगे उनके लिए खास तौर पर कड़े नियम किए गए हैं। उनके दोनों डोज वैक्सीनेशन के होने चाहिए लगे हुए। इसके अलावा 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट भी उनको सबमिट करनी होगी। उसके बाद ही यहाँ पर उनको ई पास जारी होगा। इन 3 स्टेट्स के लिए खास तौर पर ये कड़े नियम है। हालांकि जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनके लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल भारती, और एक और छोटा सा सवाल, चूंकि चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, पिछले साल भी हमने देखा था यात्रा नहीं हुई, अब भी यात्रा का सीजन आधा से ज्यादा निकल चुका है, बहुत कम समय बचा है। ऐसे में जो दुकानदार हैं, जो ट्रैवल एजेंसियां हैं, उनसे आपने बातचीत की होगी, कितनी खुशी उनमें?
बहुत ज्यादा खुशी है, उत्साह है जैसे ही सरकार की तरफ से, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी इसी पर डिपेंडेंट होती है। चारधाम रूट में जो लोग भी हैं, चाहे हम टैक्सी मैक्स संचालकों की बात कर लें या फिर जो लोकल रेजिडेंट हैं उनकी हम बात कर लें, दुकानदारों की बात कर लें, देखिए पूरा समय जो है वो बीत गया। अब सिर्फ 1 से 1.5 महीने का वक्त यहाँ पर बचा हुआ, और इस 1 से 1.5 महीने के वक्त में भी अभी आप देखिए बरसात का मौसम जो है वो चल रहा है, इसके बाद सर्दियां आना शुरू हो जाएंगी, बर्फबारी जब होना शुरू हो जाएगी तो तमाम चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों के बीच में जब ये यात्रा चल रही है तो वो लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आजीविका उम्मीद में बहुत ज्यादा है। सुधार चार धाम होगा। यात्रा शुरू हो गई, ये अपने आप में बड़ी बात, और खास तौर पर रोजी रोजगार के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारतीय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साल 2021 में चार धाम के दर्शन आज से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री का दावा है कि तैयारियां पूरी है। वहीं विपक्ष ने इस मौके पर चौका मारते हुए देवस्थानम बोर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार की सुबह बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि तैयारी पूरी है और कोविड की हालात को देखते हुए नियमों का पालन होगा और श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए फिलहाल चार धाम में रोजाना दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी गई है, जिसके मुताबिक हर दिन बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए बद्रीनाथ kedarnath.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नहीं, सभी श्रद्धालु आएंगे और हम लोग पूरी तरह से जान माल का भी जो कोरोना का जो संक्रमण है उसको ध्यान में रखते हुए हर प्रकार से यात्रा सुरक्षित रहे और श्रद्धालुओं के लिए जो है अच्छी यात्रा हो, सुगम हो, उसको बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करे। कोई भी जो भक्त है, कोई भी पर्यटक है, वो इस पे ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन करा करके अपने जो उसके सर्टिफिकेट्स हैं उनका हवाला देते हुए, उनको उनकी फोटोकॉपी देते हुए निश्चित रूप में रजिस्टर कर सकता है और कल से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। चार धाम में दर्शनों की पूरी व्यवस्था का काम देवस्थानम बोर्ड देखेगा, लेकिन विपक्ष ने बोर्ड के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। गंगोत्री से पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण का कहना है कि बोर्ड गाइडलाइंस में उलझा देता है और इसीलिए यात्रा का काम जिलों में डीएम को सौंपा जाए। चार धाम जब देवस्थानम बोर्ड नहीं था तब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको यात्रा चलवाता था। क्यों नहीं सरकार जब इसके इनकी एसओपी जारी होगी, कब जारी होगी, हम लोग तो एक एक दिन गिन रहे हैं कि यात्रा खुले। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दें कि ताकि चार धाम यात्रा जिस ढंग से पूर्व के भांति चलाई जाती थी उस समय भी चार धाम यात्राओं की व्यवस्थाएं चलाई जाती, स्पष्ट निर्देश कलेक्टर्स को दे दिया जाए, जिलाधिकारी को। लगातार 2 साल से कोरोना का सीधा असर चार धाम यात्रा पर पड़ा है और यात्रा अब ऐसे वक्त पर शुरू हो रही है जब 1.5 महीने के आसपास का वक्त बचा है। ऐसे में जहां सरकार के सामने यात्रा को बिना परेशानी के चलाने की चुनौती है, वहीं यात्रा से जुड़े लोगों को इस बात की उम्मीद है कि 1.5 महीने में कुछ तो रोजी रोटी का इंतजाम होगा और भक्तों को इस बात की राहत कि अब भगवान के दर्शन हो सकेंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। वहीं इससे पहले मुख्य सचिव एस संधू केदारनाथ पहुंचे और यहां पर पुनः निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने काम में तेजी लाने और क्वालिटी पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। संधू ने कहा कि हर हफ्ते काम की समीक्षा होगी। मुख्य सचिव ने चोरबाड़ी ट्रैक रूट को डेवलप करने के लिए कहा। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी केदारनाथ आ सकते हैं। कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ का दौरा कर सकते हैं और जल्द ही सीएम पुष्कर धामी केदारनाथ का दौरा करेंगे। और ऋषिकेश से खबर है, जहां पर आज बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली होगी। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश भर में 40 जन आशीर्वाद रैलियां करेंगी। ऋषिकेश में आज तीसरी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन होगा। वहीं 20 सितंबर को हरिद्वार के भगवानपुर में रैली होगी। इससे पहले श्रीनगर और अल्मोड़ा में 2 रैली बीजेपी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा भी आज से शुरू होगी। यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हरिद्वार से होगी, जो 11 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। बताया जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा में कई कांग्रेसी नेता शामिल होंगे।
और ढेंचिया बीज घोटाले को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और कैबिनेट मंत्री के विवाद के आज बीजेपी की कोर ग्रुप मीटिंग में भी दिखी। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में यह मुद्दा उठा और पार्टी की तरफ से साफ किया गया कि ऐसी बयानबाजी फिर नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि मीटिंग के बाद त्रिवेंद्र रावत बिना बोले निकल गए तो हरक सिंह भी मीडिया से बचते रहे। वही मीटिंग से निकलने पर प्रहलाद जोशी ने भी पहले कहा कि ऐसा कोई विवाद नहीं है और फिर कहा कि अगर विवाद है तो आगे से नहीं होगा। विश्वास है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं ना कोर कमेटी, ये बयानबाजी, ये सब कुछ नहीं है। सर बयानबाजी तो लगातार हो रही है, बयानबाजी पर जो ये बयानबाजी चल रही है एक दूसरे में पार्टी के भीतर, इसके बाद नहीं होगा। हालांकि मंत्री हरक सिंह ने त्रिवेंद्र रावत के गधा ढिंचा कहता है वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि जिसका जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही बात करता है। हरक सिंह ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। हरक ने कहा कि ये बिलो द बेल्ट है। जिसका जितना ज्ञान होता है और जिसको इस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन न व्यक्तिगत कभी टिप्पणी की है, न मैंने कभी किसी के खिलाफ बिलो बेल्ट रहकर काम किया है। और क्योंकि सबके घर, जब विशेषकर जिनके घर कांच के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर डालने का अधिकार भी नहीं है। और 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और बड़ा वादा किया है और वो है बेरोजगारी भत्ते का। कांग्रेस ने कहा कि वो जब सत्ता में आएगी तो अपनी हर कही बात पूरी करेगी, सिर्फ घोषणा नहीं होगी। साथ ही कांग्रेस के करप्शन फ्री सरकार देने का वादा भी किया। वैसे आपको याद दिला दें कि 2012 चुनाव में भी कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था और सरकार बनने के बाद उसे लागू भी किया था, लेकिन तब युवाओं ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और बेरोजगारी भत्ते की स्कीम को बंद करना पड़ा था। और उत्तराखंड में युवा कांग्रेस ने रोजगार 2 अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने इस अभियान का शुभारंभ किया। दोनों नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने रोजगार के नाम पर सिर्फ वादे किए, लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिला। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि अगले 100 दिन तक ही अभियान चलेगा और अभियान के आखिरी दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यूथ कांग्रेस ने ठेली लगाकर सब्जी, पकौड़ी, गोलगप्पे बेचे और इस कार्यक्रम को बेरोजगारी मेले का नाम दिया। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवा बहाल करने का ऐलान भले ही हो चुका हो, लेकिन यहां से प्लेन उड़ा पाना अभी भी आसान नहीं है। हालत यह है कि 2 साल गुजरने पर भी एयरपोर्ट से सटे 4 मकानों को हटाया नहीं जा सका। वहीं सिर्फ हेली सेवा पर विपक्ष भी हमलावर है। नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान का सभी को इंतजार है। कुछ समय तक रुक रुक कर चली हवाई सेवा बीते साल मार्च से पूरी तरह बंद है। अब चुनावी साल में इसे फिर से शुरू करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी एयरपोर्ट से सटे 4 मकानों को हटाया नहीं गया, जबकि डीजीसीए पहले ही साफ कर चुका है कि बड़े प्लेनों की उड़ान के लिए चिन्हित मकानों को हटाना जरूरी है। लंबा वक्त गुजरने के बाद भी प्रशासन इन मकानों को हटा नहीं पाया। उसको बारे में मकान मालिकों से वार्ता चल रही है। इसमें जिलाधिकारी उनसे बात कर रहा है, जिला प्रशासन बराबर बात कर रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उसका समाधान निकाल आ जाएगा। उनको थोड़ा मुआवजा थोड़ा ज़्यादा मांग रहे हैं, तो उसके लिए कहीं से भी व्यवस्था करनी पड़ेगी हमको। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पंतनगर से पिथौरागढ़ के बीच हेली सेवा को हरी झंडी दी है। 7 अक्टूबर से ये सेवा शुरू होनी है, लेकिन इस पर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अरबों की लागत से बने एयरपोर्ट से सिर्फ हेली नहीं बल्कि प्लेन उड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेसी इस हेली सेवा की तुलना में पूर्व सीएम हरीश रावत की फ्री हेली सर्विस को सही बता रहे हैं। सेवा उड़ाने का ऐलान किया है, यह चुनावी झुंझुना है।
हमारा यह मानना है कि यह जो करोड़ों अरबों की लागत से नैनीसैनी हवाई पट्टी बनी हुई है, इससे हवाई जहाज की सेवा शुरू होनी चाहिए थी। इससे अच्छा तो कांग्रेस की सरकार में हरीश रावत जी ने जो फ्री का विमान उड़ाया था वह ज्यादा बेहतर था। यह सेवा एक तरीके से पूरा तरीके से चुनाव बीते विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत ने सरकारी हेली को मुफ्त हवाई सेवा शुरू की थी, जो वोटिंग होते ही बंद हो गई। ऐसे में सिर्फ एक रूट के लिए चलाई जाने वाली हेली सर्विस पर सवाल उठना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। और अब देख लेते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। तो 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने शुरू की तैयारी। चंपावत में नए वोटरों की पहचान शुरू। अल्मोड़ा में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के त्रिवार्षिक चुनाव में दूसरी बार संजय सिंह बिष्ट निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। चंपावत में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कोटद्वार की यूथ कांग्रेस के युवाओं ने पकौड़े तलकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। पौड़ी में स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों को अपर शिक्षा निदेशक ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विकासनगर की यमुना वैली में मौजूद सभी 5 जल विद्युत परियोजनाओं में भगवान विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। पौड़ी में खेल प्रतिभाओं को निखारने और खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विधायक मुकेश कोहली और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने फुटबॉल खिलाड़ियों को फुटबॉल किट और ड्रेस दी। खटीमा में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर ईस्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के कर्मचारियों ने पूजा की और पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को रुद्रप्रयाग में युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया और थाली बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन प्रेजेंट